Today I am going to cover up the last article of the reproduction unit, that is the infertility and assisted reproductive technologies. बांझपन और उसके निवारण के लिए सहायक जो भी युक्तियां हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो है इनफर्टिलिटी या बांझपन क्या है। बांझपन यानी संतानोत्पत्ति की क्षमता का समाप्त होना। यदि किसी स्त्री या पुरुष में संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसे लोग बांझ कहते हैं, और यह कंडीशन या स्थिति उसकी जो है वो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी या बांझपन कहलाती है। बांझपन होता क्यों है, यह पाया गया है ऑब्जर्वेशन करने पर कि जितने भी विवाहित जोड़े हैं उनमें से 2 से 10% टोटल पॉपुलेशन का 2 to 10% कपल से होते हैं, दंपति ऐसे होते हैं जो कि बांझपन के शिकार होते हैं, जिनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती। उसमें से अधिकांशतः 40% मेल जिम्मेदार होता है, उसमें संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है, 40% फीमेल जिम्मेदार होती है और 20% दोनों की कंडीशन हो सकती है। मेल में कौन कौन से ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनके कारण वह जो है नपुंसक या बांझपन का शिकार होता है। उसमें पहला कारण ये हो सकता है कि उसमें स्पर्म की संख्या कम हो। दूसरा, स्पर्म जो बन रहे हैं उनकी मोटिलिटी कम हो, कि वो जो है कम सर्वाइव कर रहे हों, डेथ ज़्यादा हो रहे हों। तीसरा, उनमें मूवमेंट, उनका जो है वीक बन रहे हैं, जो भी स्पर्म बन रहे हैं वो वीक बन रहे हैं, ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पा रहे हैं, या जो वास्ट डिफरेंस है जहाँ से होकर के उनको सेवाइनल वेसिकल या शुक्राशय में लाया जाता है वो ब्लॉक हो। ये सारे कंडीशंस ऐसी हैं जो कि मेल में या पुरुष में पाई जाती हैं, जिनके कारण वो स्टेराइल हो जाता है या नपुंसक हो जाता है। और एक कंडीशन होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का, ईडी। उसके शिश्न के खड़े होने पर, इरेक्शन पर, उसका शिश्न जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिससे गर्भाशय तक जो है स्पर्म पहुंच नहीं पाते हैं। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहते हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं पुरुषों में जिसके कारण जो है वह नपुंसक हो जाते हैं। स्त्रियों में जो है ओवम, पहला कंडीशन तो था ओवरी का, ओवम जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे हो, या सेकेंडरी ओसाइट का बनना जो है प्रभावित हो रहा हो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से। दूसरा कंडीशन हो सकता है जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो फैलोपियन ट्यूब में बहुत स्लो हो। तीसरा हो सकता है कि ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से यूट्रस में वो ना पहुंच पाए। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनके कारण स्त्रियां जो है भी क्या होती हैं, स्टेराइल हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं। और 20% ऐसी कंडीशंस पाई गई जहां पे स्त्री और पुरुष दोनों बांझ होते हैं या स्टेराइल हो जाते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इन सब इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी को दूर करते हुए ऐसे दंपति को भी संतान का सुख देने के लिए साइंस या बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उनको भी संतान का सुख मुहैया कराया जाता है। और वो सारी तकनीकें, वो सभी तकनीकें जो यूज की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं बांझपन को दूर करके उनमें संतानोत्पत्ति का सुख देने के लिए, वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। शॉर्ट में इसको ART कहते हैं, क्योंकि अक्सर इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि ART है क्या, इसका फुल फॉर्म देखिए तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसी का एक तरीका, एक टेक्नोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल प्रचलन में ज्यादा है, इसी का अधिकांशतः यूज किया जाता है। प्रकनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी।
इसकी शुरुआत स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स नामक साइंटिस्ट 25 जुलाई 1978 ब्रिटेन के ओल्डन सिटी से शुरू किया था। ब्रिटेन के ओल्डन सिटी में 25 जुलाई 1978 को स्टेप्टो और एडवर्ड्स ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जनरेट किया था। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम उन्होंने रखा था, जो कि एक गर्ल चाइल्ड थी, लड़की थी, लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन को उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिटेन के ओल्डन सिटी में टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जन्म दिया था। इसकी अभी 2004 में शादी हुई और हाल ही में उसको एक लड़का भी हुआ। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी को इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन में लाने के लिए कुछ चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ये 4 चरण हैं। पहला है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। जिस दंपति में, जैसे अगर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, किसी मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, तो वह स्पर्म को जो है यूट्रस तक नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसी कंडीशन में यूट्रस तक स्पर्म को पहुंचाने के लिए इंसेमिनेटर, बाहर से एक ट्यूब का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा सीमेन को उसके गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है इंसेमिनेटर के द्वारा। तो इंसेमिनेटर, अगर हम बाहर से यूट्रस के अंदर सीमेन को पहुंचा रहे हैं तो क्या कहलाता है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इस तकनीक का उपयोग पुरुषों की नपुंसकता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर महिला फर्टाइल है, पुरुष इनफर्टाइल है, तो उस केस में इस तकनीक का यूज करते हैं। दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर मेल फीमेल दोनों में जो है एब्नॉर्मलिटी है, तो ऐसी कंडीशन में उनके ओवम और स्पर्म को, ओवम और सीमेन को अलग से पेट्री डिश में निकाल करके, जहाँ पे कल्चर मीडियम रहता है, उसमें रखा जाता है। सहायता निकालने के लिए किसकी ली जाती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए लैप्रोस्कोप या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, उनसे सेकेंडरी ओसाइट को सक करके निकाल लिया जाता है और सक करके निकाल करके पेट्री डिश में रखा जाता है। पेट्री डिश को उठा करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है लगभग 4 से 6 घंटे, जहाँ पे वह फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है। ये उसी तरीके से होता है जैसे मुर्गी अपने अंडे को सेती है। 4 से 6 घंटे के लिए जब रखा जाता है, इस मीन टाइम में उससे 1-2 घंटे पहले ही, 4 से 6 मतलब 3 घंटे बीत जाता है। 3-4 घंटे बीतने के बाद 2 घंटे पहले ही उसमें सीमेन को मिक्स कर दिया जाता है। सीमेन क्या करते हैं, जो मेल होता है उसको, उसके सीमेन को बाहर निकाल करके पहले उसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा अलग किया जाता है। पानी जो लिक्विड पार्ट होता है अलग हो जाता है और स्पर्म वाला पार्ट अलग हो जाता है, जिससे कंसंट्रेटेड अमाउंट मिल जाता है। फिर उसको कल्चर मीडियम में रख करके इंसेमिनेटर की सहायता से एक दूसरे पेट्री डिश में रखते हैं और फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं थोड़ी देर तक। इंक्यूबेट करने के बाद 1-2 घंटे इंक्यूबेट करने के बाद उसको इसके साथ सेकेंडरी ओसाइट वाले कल्चर मीडियम के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसके पश्चात 26 घंटे या 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में पुनः रख दिया जाता है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन और जाइगोट के क्लीवेज का प्रारंभ हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्लीवेज का प्रारंभ, यानी कि जाइगोट या युग्मनज जो बनेगा उसमें डिल्लन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 8 सेल की स्टेज आने के बाद क्या किया जाता है, इस यूट्रस को, इस एम्ब्रियो को, जो 8 सेल स्टेज में 8 सेल स्टेज यानी कि मॉडुला स्टेज में जो होता है एम्ब्रियो, इसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां वह यूट्राइन वाल पे इम्प्लांट हो जाता है। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। तीसरा तरीका है गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट्स को, यानी जो स्पर्म है उसको कंसंट्रेट करके कैथेटर की सहायता से, कैथेटर व ट्यूब जो कि यूरिन को बाहर निकालने के लिए अक्सर यूज में लाई जाती है हॉस्पिटल में, कैथेटर की सहायता से गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाए। या अगर इन विट्रो टेक्निक में है, जाइगोट को 8 सेल स्टेज पर उसको
क्या किया जाए, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया था। GIFT गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT। ये शॉर्ट फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ गैमेट यानी शुक्राणुओं को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है और यहाँ जाइगोट यानी यूग्नस को जो है फर्टिलाइजेशन के 1-2 घंटे बाद ही क्या करते हैं, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में कैथेटर की सहायता से पहुंचा देते हैं। इस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता से इनफर्टाइल कपल के लिए भी संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। और यह तकनीक आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लागू है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, इसलिए हर एक व्यक्ति जो है इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। कुछ जगहों पर जहाँ फीमेल में भी गर्भ को धारण करने की क्षमता नहीं होती है, वहाँ सरोगेट मदर का उपयोग किया जाता है। एक ऐसी महिला का उपयोग किया जाता है जिसमें गर्भ धारण की क्षमता हो। तो एम्ब्रियो क्या किया जाता है, उस फर्टाइल महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तकनीक को बोलते हैं सरोगेसी और उस मदर को बोलते हैं सरोगेट मदर। तो इस तरह से यह पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी का जो पार्ट है वह पूरा होता है। अब आज से रिप्रोडक्शन का यूनिट समाप्त होता है। कल से हम लोग इकोलॉजी का नेक्स्ट सेशन